हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के अंदर है, दैट इज़ स्ट्रेटजी। इसके रिलेशन में हम तीन चीज़ों को एक्सप्लेन करेंगे। फर्स्ट है मीनिंग, सेकंड है इट्स फॉर्मुलेशन एंड थर्ड वन इज़ टाइप्स। बेसिकली जो टर्म स्ट्रैटेजी है इसको लिया गया है मिलिट्री से, जहाँ पर सेना अपनी शत्रु सेना को हराने के लिए प्लानिंग करती थी, रणनीति अपनाती थी। तो उसे मिलिट्री के अंदर ही इस टर्म को यूज़ किया गया, जिसको हिंदी में रणनीति कहा जाता है, यानी कि युद्ध की नीति। जहाँ तक बात है बिजनेस वर्ल्ड की, तो बिजनेस वर्ल्ड के अंदर हमें अपने कंपटीटर्स को हराना होता है। तो उन्हें हराने के लिए, मार्केट में उनको पीछे छोड़ने के लिए हम जो प्लानिंग करते हैं तो उसको स्ट्रैटेजी का नाम दिया गया। बेसिकली जो स्ट्रैटेजी होती है ये एक तरीके की प्लानिंग है, लेकिन ये जो प्लानिंग है दैट इज़ रिलेटेड टू लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। स्ट्रैटेजी के मीनिंग को और थोड़ा सा अच्छे से समझने के लिए हम इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स को हम डिस्कस करेंगे। First of all is it is formulated by top level management. Top level management. क्योंकि स्ट्रैटेजी जब बनाई जाती है, बेसिकली आप किसी प्रॉब्लम को फेस कर रहे होते हो और किसी सिचुएशन को आप हैंडल करना चाहते हो, तो उसके लिए आपको एक क्रिटिकल डिसीज़न लेने पड़ते हैं जिसको हम स्ट्रैटेजी कहते हैं। और ये जो डिसीजंस होते हैं आपके बिजनेस को एक नई डायरेक्शन की तरफ ले जाते हैं। तो इस वजह से ये जो डिसीजंस लिए जाते हैं, ये जो प्लानिंग की जाती है, दैट इज़ मेड बाय टॉप लेवल मैनेजर्स या टॉप लेवल मैनेजमेंट। सेकंड फीचर इज दैट इज़ फ्लेक्सिबल इन नेचर। फ्लेक्सिबल नेचर, स्ट्रेटजी कभी भी रिजिड नेचर की नहीं हो सकती। अगर आपने लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए स्ट्रैटेजी आपने बनाई है और आपको लगता है कि स्ट्रैटेजी आपकी उस डायरेक्शन में मूव नहीं कर रही है जो कि डिज़ायर्ड है, या उसकी वजह से कोई फर्दर प्रॉब्लम आपके सामने आ गई है, अगर आप उस स्ट्रैटेजी के अंदर कोई चेंजेस नहीं कर पाओगे तो उसके एडवर्स इफेक्ट आपके सामने आएंगे। तो उस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए स्ट्रैटेजी के नेचर के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो इट इज़ फ्लेक्सिबल in nature. Third characteristics is needed in special circumstances. स्ट्रैटेजी बेसिकली डेली रूटीन वर्क नहीं है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का। किसी स्पेशल सिचुएशन में, किसी स्पेशल सर्कमस्टांसिस के अंदर जब ऑर्गेनाइजेशन को कुछ क्रिटिकल डिसीजंस लेने होते हैं तो उसी टाइम क्या किया जाता है, स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन का काम किया जाता है। तो इसका जो रिलेशन होता है वो किसी स्पेशल सर्कमस्टांसिस या सिचुएशन के साथ होता है। नेक्स्ट वन इज दैट इज़ रिलेटेड टू प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। जब भी स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन की जाती है, स्ट्रैटेजी का निर्माण किया जाता है, तो विद इन द बाउंड्रीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, विद इन द लिमिट ऑफ द रिसोर्सेज अवेलेबल, तो उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए आप क्या करते हो, स्ट्रैटेजी का फॉर्मुलेशन करोगे। अगर कोई स्ट्रैटेजी या प्लानिंग करते हुए आपको ज़्यादा रिसोर्सेज की ज़रूरत है जो आपके पास अवेलेबल नहीं है, तो वो स्ट्रैटेजी के सक्सेस होने के चांसेस आपके पास कम हो जाते हैं। और जो रिसोर्सेज आपके पास अवेलेबल हैं, अगर वो अंडर यूटिलाइज रह जाते हैं तो भी आपकी स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन के जो चांसेस हैं उससे बेनिफिट लेने के या प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के, वो आपके रिड्यूस हो जाते हैं। तो स्ट्रैटेजी का जो मेन मकसद रहता है या उसकी करेक्टरिस्टिक आप कह सकते हो कि जो स्ट्रैटेजी है उसका जो पर्पस है दैट इज़ रिलेटेड टू प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज। द नेक्स्ट इज प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन। प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन,
अगर स्ट्रेटजी आपने ऑन पेपर तैयार कर ली है और उसको प्रैक्टिकली आप इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, तो उसका कोई यूज़ आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए नहीं होगा। दूसरा चीज़, अगर आप इम्प्लीमेंट आपने स्ट्रैटेजी को कर दिया है लेकिन ऑन टाइम नहीं किया है, यानी जब उस स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट करने का समय था उस टाइम आपने उसको नहीं किया है, तो उसकी वजह से आपकी स्ट्रैटेजी की जो वर्केबिलिटी है वो आपकी क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। तो टाइम के ऊपर आपकी स्ट्रैटेजी का इम्प्लीमेंटेशन करना ज़रूरी है ताकि इसकी वर्केबिलिटी इन्हांस हो जाए और जिस पर्पज़ के लिए आप स्ट्रैटेजी का फॉर्मुलेशन कर रहे हो वो पर्पज़ आपका पूरा हो जाए। तो ये कुछ एक फीचर्स हैं स्ट्रैटेजी के जो हमारे मीनिंग को क्लियर करते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे नेक्स्ट पॉइंट दैट इज़ रिलेटेड टू फॉर्मुलेशन, यानी कि स्ट्रैटेजी का फॉर्मुलेशन कैसे किया जाता है, इनको बनाया कैसे जाता है। बेसिकली स्ट्रैटेजी के फॉर्मुलेशन के लिए कुछ एक मोड्स हैं जिसे कहा जाता है दैट इज़ मोड्स फॉर स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन। स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन के मोड आप कह सकते हो कि तरीके, ठीक है, या वेज कौन कौन से हैं। फर्स्ट वे इज़ दैट इज़ नॉन एज इंट्यूशन मोड। इंट्यूशन मोड का मतलब क्या होता है कि जब भी जो स्ट्रैटेजिस्ट होते हैं या टॉप लेवल मैनेजमेंट होती है वो स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन कर रही होती है, तो उसके लिए कोई भी जो फॉर्मल तरीका है, जो फॉर्मल वे इज़ नॉट एडॉप्टेड। कोई सिस्टमेटिक वे या फॉर्मल वे को एडॉप्ट नहीं किया जाता और इसके लिए जो वे यूज़ किया जाता है वो होता है कि खुद के एज एन इंडिविजुअल आपके क्या एक्सपीरियंस रहे हैं, आपके एक्सपीरियंसेस, आपके अचीवमेंट्स, इनके बेस के ऊपर आप क्या करते हो, स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन करते हो। कहने का मतलब है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिसको फॉर्मल वे में डिज़ाइन नहीं किया जाता, लेकिन आपको अंदर से फीलिंग इस चीज़ की आती है कि दिस वे इज़ गुड फॉर योर ऑर्गेनाइजेशन और आप उसी डायरेक्शन में अपने ऑर्गेनाइजेशन को मूव करने का प्रयास करते हो। यानी जो अंतर्ज्ञान हम जिसको कहते हैं, और वो कहाँ से आता है, आपका पास्ट एक्सपीरियंस हो सकता है, कोई अचीवमेंट हो सकती है, कोई इवेंट आपने फेस किया हुआ है जिसकी वजह से आप क्या करते हो, उसी को बेस मानते हुए आप स्ट्रैटेजी का फॉर्मुलेशन करते हो। उसके बाद आता है आपका नेक्स्ट मोड, एक सेकंड मोड और आप यूज़ कर सकते हो स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन के लिए, दैट इज़ एंटरप्रेन्योरियल मोड क्या कहता है कि वो एंटरप्रेन्योर जो किस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं, चेंज को एक्सेप्ट करते हैं, जो हमेशा ही चेंज जो इन्वायरमेंट में होता है उसके लिए वेट करते हैं। उनका नज़रिया क्या होता है कि जहाँ पर चेंज होता है वहीं पर आपकी प्रॉफिटेबिलिटी होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो इन्वायरमेंट में जैसे जैसे चेंजेस होते रहते हैं उसी के अकॉर्डिंगली स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन किया जाता है। बेसिकली जो एंटरप्रेन्योरल मोड होता है उसके पीछे एक एक्सपेक्टेशंस होती है कि जो स्ट्रैटेजीज होती है, जो स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेट होती हैं, उनके आप क्या करते हो, चेंज की वजह से, जैसे ही चेंज आता है इन्वायरमेंट के अंदर तो आपके लिए नई नई अपॉर्चुनिटीज़ क्या आ जाती है, इन्वायरमेंट के अंदर आ जाती है और उन्हीं अपॉर्चुनिटीज़ का आपको क्या करना होता है, बेनिफिट उठाना होता है और उसी बेनिफिट को उठाने के लिए आप क्या करते हो, स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन करते हो, स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन किया जाता है। दूसरा जो एंटरप्रेन्योरल मोड यूज़ किया जाता है स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन के लिए, उसके पीछे जो मेन मकसद रहता है एंटरप्रेन्योर्स का वो रहता है दैट इज़ ग्रोथ। वो ग्रोथ को अचीव करना चाहते हैं। उनका जो अल्टीमेट आप कह सकते हो, अल्टीमेट उनका जो ऑब्जेक्टिव है जिसको अचीव करना है स्ट्रैटेजी बनाकर, दैट इज़ रिलेटेड टू ग्रोथ। उसके बाद है कि इसकी जो एंटरप्रेन्योरल मोड के अंदर जो मेन चीज़ कंसिडर की जाती है एंटरप्रेन्योर्स के द्वारा, दैट इज़ ऑल्सो अनसर्टेनिटी।
अनसर्टेनिटी का मतलब क्या है कि जो इन्वायरमेंट है दैट इज़ योर अनसर्टेन, वो हमेशा चेंज होता रहता है, उसके बारे में कभी भी कोई भी श्योरिटी के साथ आप कोई चीज़ नहीं कह सकते। और ज़रूरी नहीं है कि जो स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन आपने किया है और वो आपके सक्सेस की गारंटी देता है, वो इस चीज़ को एश्योर नहीं करता कि स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेट होने के बाद आप अपने फाइनल जो आपका ऑब्जेक्टिव है आप उसको अचीव कर लोगे। तो अनसर्टेनिटी को एंटरप्रेन्योरल मोड कंसिडर करके चलता है। अल्टीमेट ग्रोथ उसका पॉइंट होता है जिसको वो अचीव करना चाहता है। चेंजेस के ऊपर वो बिलीव करता है क्योंकि चेंजेस से अपॉर्चुनिटी आती है और अपॉर्चुनिटीज़ की वजह से ही आपको क्या होती है, प्रॉफिटेबिलिटी आपकी बढ़ती है। थर्ड मोड फॉर स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन इज दैट इज अडेप्टिव मोड। अडेप्टिव मोड का मतलब क्या है कि किसी भी चीज़ को अडेप्ट करना मतलब किसी भी चीज़ को एक्सेप्ट करना, ठीक है, किसी भी चीज़ को एक्सेप्ट कर लेना। बेसिकली ये जो मोड है ये रिएक्टिव वे को कंसिडर करके चलता है, दिस मोड कंसिडर रिएक्टिव वे। रिएक्टिव वे का मतलब क्या है कि जब भी कोई प्रॉब्लम आपके सामने आती है तो प्रॉब्लम आने के बाद ही आप क्या करो, आप स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन करो, यानी कि प्रॉब्लम क्रिएट होगी उसके बाद आप स्ट्रैटेजी बनाओगे। ये मोड कहता है कि ज़रूरी नहीं कि एडवांस में ही आप 10-15 साल की प्लानिंग इकट्ठी कर लो, आप जैसे ही समस्या आती है उसके बाद आप स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेट करो, दैट इज़ रिएक्टिव वे। जैसे बेसिकली इसको क्या कहा जाता है, दैट इज़ ऑल्सो नोन एज रेमेडियल वे फॉर स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन। यानी जैसे कोई व्यक्ति बीमार होता है और बीमार होने के बाद डॉक्टर उसको रेमेडीज़ देता है और उसके बाद उसकी जो हेल्थ है वो इम्प्रूव करने लग जाती है। तो इसी तरीके से एडेप्टिव मोड क्या कहता है कि प्रॉब्लम आएगी उसके बाद आप स्ट्रैटेजी का फॉर्मुलेशन करोगे प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग। इसके अंदर आपका जो प्रोएक्टिव वे है, एक टर्म आती है प्रोएक्टिव वे। प्रोएक्टिव वे का मतलब क्या होता है, प्रोएक्टिव वे इट इज़ अपोजिट टू रिएक्टिव वे। रिएक्टिव वे क्या करता है, प्रॉब्लम आने के बाद उसके ऊपर रिएक्ट करता है। प्रोएक्टिव क्या कहता है कि प्रॉब्लम को ही रोकता है, प्रॉब्लम ही ना आए उसके लिए आप टाइमली क्या लेते हो, प्रिकॉशंस लेते हो, ठीक है, आप अपने परहेज़ रखते हो, आप बीमार अपने आप को नहीं होने देते हो, दैट इज़ प्रोएक्टिव वे। तो एडेप्टिव मोड का जो नेचर है दैट इज़ रिलेटेड टू रिएक्टिव वे, इसी वजह से इसको रेमेडियल मोड भी कहा जाता है। तो थर्ड जो वे है आपके स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन का दैट इज़ एडेप्टिव मोड, जो आप स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन में यूज़ कर सकते हो। उसके बाद है फोर्थ वे दैट इज़ द प्लानिंग मोड। प्लानिंग मोड का मतलब क्या है, सबसे पहले इसके नाम से ही क्लियर है कि प्लानिंग मोड, इसका मतलब ये एक फॉर्मल वे है, फॉर्मल मोड है या फॉर्मल वे है, किस चीज़ के लिए, फॉर स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन। स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन का एक फॉर्मल तरीका है, फॉर्मल वे है, जिसके अंदर हम बेसिकली क्या करते हैं, असेसमेंट करते हैं, एनालिसिस करते हैं एक सिस्टमेटिक वे में। सिस्टमेटिक वे के अंदर आप क्या करते हो, एनालिसिस करते हो। किस किस चीज़ का एनालिसिस करते हो, आप डिमांड का करते हो, मार्केट का करते हो, आप इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन का करते हो, आपके पास जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं आप उनका करते हो। तो जो जितने भी आपके पास जो फैक्टर्स हैं या फिर एलिमेंट्स हैं जो आपकी स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन के टाइम कंसिडर करने ज़रूरी है, उन सारे फैक्टर्स का आप क्या करते हो, डीपली एनालिसिस करते हो। तो दिस सिस्टमेटिक वे और मोड फॉर स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन इज नोन एज द प्लानिंग मोड। उसके बाद लास्ट मोड है दैट इज इंटीग्रेटेड मोड।
इसके नाम से ही क्लियर है, इंटीग्रेटेड। इंटीग्रेटेड का मतलब होता है किसी चीज़ को इकट्ठा कर देना। तो यहाँ पर हम किस चीज़ को इकट्ठा कर रहे हैं? मोड को। कौन से मोड्स को? जो हमने अभी एक्सप्लेन किए हैं। जब दो, टू और मोर देन टू modes for strategy formulation are used combinedly, then that mode is known as integrated mode. For example, जैसे हमने एंटरप्रेन्योरल मोड किया, हमने प्लानिंग मोड किया, अगर इन दोनों को इकट्ठा करें तो क्या आ जाएगा? एंटरप्रेन्योरियल प्लानिंग मोड। यानी इसके अंदर हमने दो मोड्स को कंबाइंड कर दिया, दैट इज एंटरप्रेन्योरियल मोड एंड द प्लानिंग मोड। तो इस तरीके से जो हम क्या करते हैं, स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन के लिए अलग अलग मोड का यूज़ किया जा सकता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, और डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशन की जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है या आपके जो स्ट्रैटेजिस्ट है वो किस तरीके का नेचर है, उनकी थिंकिंग किस तरीके की है, उनके अंदर कैपेबिलिटी किस तरीके की है, और उसी के अकॉर्डिंग फिर वो क्या करते हैं, इनमें से किसी भी मोड को वो यूज़ कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारा इसी पॉइंट को हम थोड़ा सा कंटिन्यू करेंगे। बेसिकली इसके अंदर हमने मोड्स को एक्सप्लेन किया है स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन का, लेकिन एक फॉर्मल जो प्रोसेस एडोप्ट की जाती है स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन के लिए, वो प्रोसेस हम करेंगे, दैट इज़ प्रोसेस ऑफ स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन। प्रोसेस का मतलब क्या होता है? जब हम स्टेप वाइज, ये नहीं कि कोई भी स्टेप आगे पीछे आपने कर दिया, एक सिस्टमेटिक वे में स्टेप वाइज आगे बढ़ते चले जाते हैं, और हमारा जो मकसद होता है, जो अल्टीमेट जिस पर्पज़ के लिए हम स्टेप वाइज आगे बढ़ रहे हैं, जब तक वो हम अचीव ना कर ले, तो ये जो पूरी की पूरा जो स्टेप्स को फॉलो करने की जो प्रक्रिया है वो आपकी क्या है? एक सिस्टमेटिक प्रोसेस आप उसको कह सकते हो। तो स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन के लिए प्रोसेस के अंदर सबसे पहला पॉइंट आपका आता है, सबसे पहले है दैट इज़ नॉलेज ऑफ ऑब्जेक्टिव। जैसे स्टार्टिंग में भी बताया था कि जो स्ट्रैटेजी का फॉर्मुलेशन होता है वो उस टाइम होता है जब ऑर्गेनाइजेशन कोई प्रॉब्लम फेस कर रही होती है, किसी सिचुएशन को उसको हैंडल करना होता है, तब हम क्या करते हैं? स्ट्रैटेजी का फॉर्मुलेशन करते हैं। लेकिन हमारे जो स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन के पीछे हम क्या है, कुछ ना कुछ हम अचीव करना चाहते हैं। वो जो आपकी अचीवमेंट है दैट इज़ योर ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन का वो ऑब्जेक्टिव है। स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन करते हुए टॉप लेवल मैनेजमेंट या फिर स्ट्रैटेजिस्ट के माइंड में ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन मस्ट बी क्लियर होना चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशन किस चीज़ को अचीव करना चाहती है, वो अपने आप को कहाँ पर देखना चाहती है। रीज़न बीइंग, क्योंकि जो स्ट्रैटेजीज फॉर्मुलेट होंगी वो क्या होंगी? विद इन द लिमिट्स ऑफ, जो स्ट्रैटेजी का फॉर्मुलेशन किया जाएगा वो विद इन द लिमिट्स ऑफ द प्री डिसाइडेड ऑब्जेक्टिव्स। आपको उस ऑब्जेक्टिव्स को ध्यान में रखते हुए फिर क्या करना है? आपको स्ट्रैटेजी का फॉर्मुलेशन करना। तो सबसे पहले पॉइंट आ जाता है कि ऑब्जेक्टिव्स की नॉलेज होनी चाहिए स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन के लिए। उसके बाद सेकंड पॉइंट आ जाता है दैट इज़ एनालिसिस ऑफ एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। एक पॉइंट यहाँ पर आता है एनालिसिस ऑफ एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। एंड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का मतलब क्या होता है? बाहरी वातावरण, जो आपके ऑर्गेनाइजेशन से बाहर का इन्वायरमेंट है, जिसके अंदर आपका इकोनॉमिक इन्वायरमेंट आ गया, टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट आपका आ गया, आपके कस्टमर्स हैं, आपकी गवर्नमेंट है। तो ये जो सारी चीज़ें किसके अंदर आती हैं? एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के अंदर आती है। जैसे जैसे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के अंदर चेंजेस होंगे, वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए दो सिचुएशंस क्रिएट कर सकते हैं। फर्स्ट
चेंजेस होने की वजह से ऑर्गेनाइजेशन के सामने अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती है, चेंजेस होने की वजह से ऑर्गेनाइजेशन के सामने थ्रेट्स आ सकते हैं। अब जब हम एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का एनालिसिस करेंगे तो हमें किस चीज़ को एनालिसिस करना है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बाहरी वातावरण में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं और कौन कौन से थ्रेट्स अवेलेबल हैं, वो चीज़ पता होनी चाहिए ताकि उसी के अकॉर्डिंगली आप क्या कर सको, स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेट कर सको। थर्ड वन इज एनालिसिस ऑफ इंटरनल इन्वायरमेंट, एनालिसिस ऑफ इंटरनल इन्वायरमेंट। इंटरनल इन्वायरमेंट कौन सा होता है, जो कि ऑर्गेनाइजेशन का आंतरिक वातावरण होता है, आंतरिक वातावरण होता है जिसके अंदर आप बीइंग एन ऑर्गेनाइजेशन, आपका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है, आपकी पॉलिसीज़ हैं, आपके रूल्स रेगुलेशन हैं, आपके एम्प्लॉयज़ आते हैं, आपकी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट आ गई, तो जिसकी वजह से आपका इंटरनल जो प्रोसेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन है वो काम करता है। दैट इज़ योर इंटरनल इन्वायरमेंट। इंटरनल इन्वायरमेंट का जब हम एनालिसिस करेंगे तो हम क्या क्या चीज़ फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन आज के टाइम में वो कितनी कैपेबल है या उसके अंदर क्या क्या वीकनेस है। यानी कि जब हम इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन का हम एनालिसिस करते हैं तो हम 2 पॉइंट के ऊपर हमारा फोकस होता है। क्या चीज़ फाइंड आउट करना चाहते हैं हम कि ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेंथ क्या है और ऑर्गेनाइजेशन की वीकनेस क्या है। ये चीज़ हम एनालिसिस के थ्रू क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं। उसके बाद है फोर्थ स्टेप है हमारा स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन का, दैट इज़ डेवलपमेंट ऑफ अल्टरनेटिव्स। डेवलपमेंट ऑफ अल्टरनेटिव्स। फोर्थ स्टेप से पहले हम क्या कर चुके हैं, हम ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स के बारे में पता लगा चुके हैं कि ऑब्जेक्टिव क्या है ऑर्गेनाइजेशन का। उसके बाद एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में सिचुएशन क्या है, क्या अपॉर्चुनिटी है, क्या थ्रेट्स है, क्या क्या चेंजेस हो रही हैं। इंटरनल इन्वायरमेंट की सिचुएशन क्या है, ऑर्गेनाइजेशन के क्या प्लस पॉइंट है और क्या नेगेटिव पॉइंट्स है, जिसको हम स्ट्रेंथ और वीकनेस कहते हैं। इन्हीं सारी चीज़ों को एक्यूमुलेट करने के बाद आपके पास अलग अलग ऑप्शन या अल्टरनेटिव्स होते हैं जिनके ऊपर आप क्या कर सकते हो, स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेट कर सकते हो। यानी आपके पास बहुत सारे रास्ते हैं, डायरेक्शंस हैं जिसके ऊपर आप चल सकते हो, आप स्ट्रैटेजी मतलब बना सकते हो, और या फिर आप एज ए स्ट्रैटेजी आप उनको एडोप्ट कर सकते हो, जिसको फॉर एग्जांपल हमने कहा अल्टरनेट 1, अल्टरनेट 2, अल्टरनेट 3, कितने भी अल्टरनेट हो सकते हैं जिसको जो आपके सामने अवेलेबल हो सकते हैं। यानी कि अगर आपके सामने कोई प्रॉब्लम है ऑर्गेनाइजेशन जिसको वो फेस कर रहा है, तो ये सारी चीज़ें एनालिसिस करने के बाद आपके सामने एक रास्ता है कि आप इस डायरेक्शन में ये वाली प्लानिंग आप अडोप्ट करो, ये प्लानिंग आप अडोप्ट करो, ये प्लानिंग आप अडोप्ट करो। तो उन्हीं अल्टरनेट या फिर ऑप्शंस को आपको क्या करना है, डेवलप करना है या फाइंड आउट करना है। उसके बाद है हमारा फिफ्थ पॉइंट, डेवलपमेंट ऑफ अल्टरनेटिव्स के बाद इवैल्यूएशन ऑफ अल्टरनेटिव्स हमने इकट्ठे तो कर लिए, टोटल अवेलेबल हमारे पास कितने हैं, लेकिन उन अवेलेबल अल्टरनेटिव्स में से बेस्ट अल्टरनेट को चूज़ करने के लिए उनका इवैल्यूएशन करना ज़्यादा ज़रूरी है। हर एक अल्टरनेटिव के अपने प्लस माइनस पॉइंट होंगे, उन पॉइंट्स को ही हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। और सबका मूल्यांकन करने के बाद, सबका इवैल्यूएशन करने के बाद आप क्या करते हो, एक आप नेक्स्ट पॉइंट के अंदर आपके पास क्या सिचुएशन आती है, दैट इज़ रिलेटेड टू चॉइस ऑफ पर्टिकुलर स्ट्रेटजी। जब आप इवैल्यूएशन आपने अल्टरनेटिव्स का कर लिया तो आप उसमें से किसी भी बेस्ट अल्टरनेट को क्या कर लेते हो, चूज़ कर लेते हो। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, स्ट्रैटेजी का फॉर्मुलेशन करते हैं। लेकिन कुछ एक बातें हैं जो स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन के टाइम ध्यान में रखना ज़रूरी है। रीज़न बीइंग, क्योंकि
ये जो प्रोसेस अभी एक्सप्लेन की है स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन की, ये तभी काम करती है जब कुछ एक फैक्टर्स को आप राइट डायरेक्शन में क्या करते हो, मूव करते हो। रीज़न बीइंग कि आप एनालिसिस कर रहे हो, ऑब्जेक्टिव्स फाइंड आउट कर रहे हो, तो उसके लिए इंटरनल कंसिस्टेंसी, एक्सटर्नल कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी विद अवेलेबल रिसोर्सेज, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमें क्या है, कंसिडर करनी होती है। तो उन्हीं फैक्टर्स को हम एक बार कंसिडर करेंगे जो ज़रूरी हैं, जो आपके एक सक्सेसफुल आपकी जो स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन है उसके लिए ज़रूरी है। वो फैक्टर कौन कौन से हैं? सबसे पहले है कि आप उसके अंदर एक डिग्री ऑफ रिस्क, दैट इज़ नोन एज बियरेबल डिग्री ऑफ रिस्क, क्योंकि स्ट्रैटेजी आपके फ्यूचर से रिलेटेड है और इसमें कोई श्योरिटी नहीं है कि जो डायरेक्शन आपने चूज़ की है सारी चीज़ें उसी डायरेक्शन में आपकी चलेंगी। तो आप कितना रिस्क ड्यू टू अनसर्टेनिटी ऑफ द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, कितना रिस्क आप बियर कर सकते हो, वो डिग्री ऑफ बियरेबल रिस्क आपको क्या है, डिसाइड कर लेना चाहिए। उसके बाद है, आप स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेट करने के बाद उसका जो इम्प्लीमेंटेशन का टाइम है वो अप्रोप्रिएट टाइम होना चाहिए, यानी जब उसकी रिक्वायरमेंट है उसी टाइम, जब ज़रूरत हो सही समय के ऊपर उसका इम्प्लीमेंट करना ज़रूरी है। और उसकी जो वर्केबिलिटी है मतलब प्रैक्टिकली वो कितना अच्छे से स्मूथली काम करती है जिस डायरेक्शन में जैसा आपने सोचा था, तो वो जो वर्केबिलिटी होती है उसकी भी जो डिग्री है, एक्यूरेसी है, ठीक है, वो भी क्या होनी चाहिए, इनफ होनी चाहिए। ये ना हो कि अगर हल्का फुल्का जैसे आपने सोचा था उसी डायरेक्शन में धीरे धीरे चीज़ें मूव कर रही है, दैट विल नॉट बी सफिशेंट। तो उसकी वर्केबिलिटी है एक सफिशेंट वे में होनी चाहिए, इनफ वे में होना चाहिए, ताकि डिज़ायर रिजल्ट आप क्या कर सको, अचीव कर सको।